वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में भी हम लोग आज विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सीरीज जो है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अनोखा संग्रह का है, जो वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। आप अन्य पार्टों को भी जरूर देखिए। ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों जो अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है। तो दोस्तों, प्राकृतिक पॉलीमर अर्थात दोस्तों नेचुरल जो बहुलक है दोस्तों, उसको ही बताना है, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, स्टार्च। स्टार्च जो है दोस्तों एक प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक है, जो प्राकृतिक बहुलक के रूप में इसे जाना जाता है। और जो तीन आपको देखने को मिल रहा है, ये तीनों के तीनों दोस्तों कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बेकेलाइट जो दोस्तों जो है एक उष्मारोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नायलॉन भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक नायलॉन होता है, नायलॉन क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, पॉलीथीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो कपास है, स्टार्च, सेलुलोज और रबड़ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक बहुलक है। स्टार्च सैकड़ों ग्लूकोज के मोनोमर्स से मिलकर के बना होता है, उसका संघनन करके बहुलक तैयार किया जाता है, जो रासायनिक रूप से संघनित होकर के जल अणुओं को विभाजित कर देता है, अर्थात जल अणु वहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। स्टार्च मूलतः खाद्य समूह कार्बोहाइड्रेट्स का एक सदस्य होता है और आलू अनाजों में पाया जाता है। तो आप आलू और अनाजों में देखे ही होंगे। इसे पॉलीसेकेराइड के रूप में भी निर्देशित किया जाता है, क्योंकि यह मोनोसेकेराइड ग्लूकोज का एक बहुलक होता है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड जो ग्लूकोज है वो मिलकर के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, बहुलक का निर्माण हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम तापमान पर सीसा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है। तो दोस्तों, कम तापमान अर्थात टेम्परेचर जब क्या होता है, कम होता है, तो सीसा निम्नलिखित में से किस रूप में व्यवहार करता है। तो दोस्तों, एक श्रेष्ठ चालक के रूप में व्यवहार करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर क्या होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है गैसों में आणविक गति घटते जाती है, जल जमने लगता है। ऑप्शन सी है सभी गैस तरलीय हो जाते हैं। ऑप्शन डी है सभी गैसें ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, गैसों में जो आणविक गति है वो घटने लगती है, वही क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों गैसों में आणविक गति घटने लगती है जब क्या होता है, परम शून्य ताप आता है। परम शून्य वह न्यूनतम संभावित तापमान है जहां उससे अधिक कोई भी वस्तु ठंडी नहीं हो सकती और पदार्थ में ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होता है। उसमें मतलब दोस्तों ताप बिल्कुल भी नहीं होता। अब ताप अगर टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो उसको मैं बता रहा हूँ अभी, वह बिंदु है जिस पर पदार्थ की गति पूर्ण रूप से रुक जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के दौरान इसमें क्या हुआ था कि परम शून्य ताप को समझने के लिए जो केल्विन का जो तापमान है, जिसे 0 केल्विन कहा जाता है, उसे ही हमको क्या कहते हैं, परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 0 केल्विन किस में आता है दोस्तों, अगर सेंटीग्रेड में अगर उसको कन्वर्ट करें तो -273.15 जो डिग्री सेल्सियस है, उसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 0 डिग्री पर सेंटीग्रेड में क्या होता है, बर्फ जम जाता है। उससे और भी कम, कितना, -273 डिग्री और कम नीचे जाना है, तो वही हमारे के लिए क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति तेजी से आती ट्रेन की ओर खिंचाव का महसूस करता है। खिंचाव सा महसूस क्यों करता है दोस्तों, ऑप्शन ए है ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ऑप्शन बी है व्यक्ति का भ्रम है, या ऑप्शन सी है अभिकेंद्र बल है, या ऑप्शन डी है कि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के दबाव के कारण अंतर जो होता है उसके कारण होता है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो व्यक्ति होता है और ट्रेन, इन दोनों के बीच जब स्पीड गति से ट्रेन जब गुजरता है तो वायु के दबाव के कारण जब ट्रेन गुजरता है तो वहाँ दबाव कम हो जाता है, और दोस्तों इस वजह से जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म में खड़ा रहता है वहाँ का दबाव अधिक होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करने लगता है, जिस वजह से मनुष्य जो है ट्रेन की ओर खींचा चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोसाइमिन, या डी हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। आप देख रहे हो ये छोटे छोटे कण, यही क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो दोस्तों खून
के दो भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग। जब होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना ही होगा, कोरोना के चक्कर में आपने देखा ही होगा, प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। और प्लाज्मा दोस्तों ब्लड में अधिकतर वाइट वाइट जो भाग होता है वही प्लाज्मा होता है। और ठोस भाग की बात करें तो उसमें आपका श्वेत रक्त कणिका जो होता है वो होता है, लाल रक्त कणिका होता है और साथ ही साथ प्लेटलेट होता है। दोस्तों खून का जो रंग है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का रंजक पाया जाता है जो लोहे और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। रक्त लाल रंग होता है, यहाँ तक कि यह जो है ऑक्सीजन रहित होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब उसमें इंक्लूड थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूज के जरिए दोस्तों प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगला है दर्द निवारक मरहम जो आयोडेक्स होता है उसकी जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है। तो ऑप्शन ए है मेथाइल सैलिसिलेट, ऑप्शन बी है इथाइल सैलिसिलेट, ऑप्शन सी है प्रोपेल सैलिसिलेट या डी ऑप्शन है ब्यूटाइल सैलिसिलेट। तो मेथाइल जो है सैलिसिलेट है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो गंध है वो क्या होता है, आता है किसका, आयोडेक्स का, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार का दर्द निवारक जो है दोस्तों मरहम है, ठीक है। तो मेथाइल आइसोसिलेट क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो है C4H8 है। यह सैलिसिलिक एसिड का मेथाइल एस्टर है। यह जो है वो बेरंग होता है, अर्थात ये आपने देखा ही होगा, बेरंग अर्थात कोई भी रंग का नहीं होता है, ठीक है। चिपचिपा तरल होता है और इसका एक मीठी जल युक्त गंध होता है जो रूट बियर की याद में दोस्तों आती है। स्मेल आप अगर सूंघा होगा तो आपको पता चल गया हो। लेकिन दोस्तों ये अक्सर इसे मिट्टी कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी कैंडी में एक क्या है, उसका ही घटक है। तो आप इसका अगर फार्मूला देखिए, संरचना देखिए, तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा किसका संरचना, मिथाइल सैलिसिलिकेट का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सिरिका क्या है। तो दोस्तों सिरिका क्या है, एक तनु एसिटिक एसिड है, ग्लोइजल एसिटिक एसिड है या ग्लोसियल फॉर्मिक एसिड है या तनु फॉर्मिक एसिड है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, तनु एसिटिक एसिड है जिसे क्या कहा जाता है, सिरका के रूप में जाना जाता है। अगर इसके फार्मूला की बात करें दोस्तों, CH3COOH के नाम से इसे जाना जाता है। तो यही क्या है, सिरका है, ठीक है, एस्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों तनु एस्टिक एसिड क्या होता है, सिरका वह जो है भोजन का भाग है जो पाश्चात्य यूरोपीय एवं एशियाई देशों में भोजन के प्राचीन काल के रूप में प्रयुक्त होता है। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अंतर में जो एस्टिक किण्वन होता है वही सिरका या जो है ये जो है प्राप्त होता है। अब दोस्तों आप देखा ही होगा जो चाउमीन बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, विनेगर, इसे विनेगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एस्टिक एसिड का प्रयोग उसमें किया जाता है और साथ ही साथ जो अचार होता है उसको अधिक खट्टा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 8। ब्यूफर्ट जो स्केल है उस पैमाने में क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, हवा की गति को मापा जाता है किससे, फर्ट स्केल से। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मीटर की बात करें तो उसमें लिए मापा जाता है एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसको, हवा की दिशा को, ठीक है, हवा की गति नहीं, हवा को दिशा को अगर नापना है तो एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और उसके जो हवा की गति को मापना है, कितना गति है, तो उसके लिए आपका ब्यूफर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसका मात्रक क्या है दोस्तों, पास्कल है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिएक्टर स्केल को से का पैमाना भी इसमें प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 9। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है, ठीक है। अब क्यों खतरनाक है दोस्तों, ऑप्शन ए, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिल उत्पन्न कर देता है। दूसरा है कि रक्त की प्रवाह कई गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है रक्त की प्रवाह में बाधा उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी है रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होता है। लेकिन आप पता ही होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन का परिवहन होते रहता है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा रूप से अगर हवा का बुलबुला चला जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग अंदर में ही स्टार्ट हो जाता है नसों के अंदर, ठीक है। तो रक्त के बहाव में क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन या ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो हमारा राइट आंसर क्या है,
थायरॉक्सिन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थायरॉक्सिन की वजह से हमारा हृदय की गति जो है जो उत्तेजित होते समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों किस पर निर्भर करता है, गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर, गतिशील पिंड के आधार पर भार पर, या गतिशील पिंड के दाब पर, या गतिशील पिंड के वेग तथा भार पर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी। तो गतिशील पिंड का जो वेग है और उसका भार है, अर्थात उसका वेलोसिटी है और उसका वेट है, इन दोनों पर निर्भर करता है उसका गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर कोई देखिए, अगर कोई रुई है बहुत तेज गति से आ रहा है, अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, जिसमें क्या ऊर्जा का स्थानांतरण तो होगा लेकिन आपको उसमें महसूस नहीं हो पाएगा। अगर मैं उसी के छर्रे की बात करूँ, ठीक है, लोहे की छर्रे की बात करूँ, बहुत बहुत स्पीड से आ रहा है तो उसमें उसका वजन भी होगा, तो वही क्या हो जाएगा, स्पीड से जब आएगा तो और आपके ऊपर टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में घुस जाएगा। अब कैसे, क्योंकि क्रिस्टल से निकला हुआ गोली, उसमें गतिज ऊर्जा भी होता है और भार भी होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कैसे मिलता है, उसके वेग के कारण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से अतिरिक्त ऊर्जा होता है जो उसके रेखीय वेग तथा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होता है। इसका मान उस पिंड के विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित होता है जिसके लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ई हो तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए ई ऊर्जा के बराबर ऋणात्मक कार्य करना होगा। ठीक है, किस तरीके से दोस्तों, अगर कोई वस्तु गतिमान होकर के आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकना है, तो जितनी गति से ये आगे बढ़ रहा है उतनी गति से हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको रोकने के लिए विपरीत बल लगाना होगा, तभी क्या होगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होता है। तो अब ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, विभव ऊर्जा में, गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से रूप में संग्रहित होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन या आइसोमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटोप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बदलते रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलता, वही क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। ठीक है, इसे समस्थानिक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, आइसोटोप को ही एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है, इसे समस्थानिक कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान होते हैं लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पास चित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है उसके अलग अलग आइसोटोप देखने को मिल रहा है। देखिए हमारा जो है पहला नीचे का आपको देख रहे हो एक लिखा है, वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ऊपर जो दिख रहा है दोस्तों उसका भार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोटीनियम क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप, दूसरा क्या है, ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्रोमेस्फियर, मंडल, रेडियो एक्टिव जोन या कोरोना किरीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, कोरोना किरीट के नाम से जाना जाता है इसके सबसे ऊपरी परत को। तो क्या हो जाएगा इसका, कोरोना किरीट। आप यहाँ पास देख ही सकते हो, चित्र में आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पास का टेम्परेचर कुछ हाई लेवल होता है और उसके बाद दोस्तों जैसे ही अंदर जाओगे थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जो लाल रंग का आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पास क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि संरक्षण, औषधीय पौधे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध रखा गया है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन तथा आयोजित संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, किससे संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जो अपने सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कटौती का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, कि आप अपने देश में ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर लीजिए, इसके लिए बाध्य करता है। और इसमें दोस्तों जो है बहुत से देश शामिल है। अब इसमें प्रोटोकॉल में दोस्तों 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जो कि क्या है जापान में है, वहाँ से अंगीकृत
इसको किया गया था और 16 फरवरी 2005 को तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया गया था। अगर बात करें दोस्तों क्योटो जापान की, तो मैं इसको नक्शे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नक्शा में आपको ये हो जाएगा, पहले तो जापान कहाँ कौन सा देश में आता, कौन सा आपका महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, ये जापान, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होता है? तो दोस्तों मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होता है? आँख, कान, नाक, त्वचा। राइट आंसर क्या है? आँख। तो मीबोमियन जो ग्रंथि है वो आँख में स्थित होता है। तो दोस्तों मीबोमियन ग्रंथि एक छोटी थैलीय ग्रंथियाँ होती है जो पलकों का वह जो आप किनारा हिस्सा देखे होंगे उसमें पलकों के बंद होने पर एक स्पर्श होता है, उसके किनारे में पंक्तिबद्ध रहती है। ये ग्रंथियाँ तेल स्रावित करती है जो हमारे आँखों की सतह को आवरण प्रदान करती है और वाष्पीकरण अर्थात शुष्कता से हमारे आंसुओं के जल घटकों को बनाए रखती है। जलीय और तेलीय पदार्थों के परतें एक साथ मिलकर अश्रु झिल्ली का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ करके दोस्तों वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए पहला हमारा है समांतर से उच्च प्रतिरोध, दूसरा है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, तीसरा है श्रेणी में अल्प प्रतिरोध, ऑप्शन डी है समांतर में अल्प प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या है? उच्च श्रेणी में दोस्तों उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ोगे तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 के अलावा जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों वो क्या है? CH4, N2, AR और O2। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? मीथेन। CH4 ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, इसकी संरचना पाई जाती है। तो सी के चारों ओर क्या होता है? हाइड्रोजन मिला होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मीथेन। ठीक है, और यही है दोस्तों जो गोबर गैस में निकलता है। ठीक है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? रसोई में उपयोग करते हैं। यह है नाइट्रोजन, यह है ऑर्गन, यह है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल। तो राइट आंसर क्या है? वर्षा का जल सबसे ज़्यादा क्या है? शुद्ध रूप में होता है, क्योंकि इसमें कोई भी खनिज लवण नहीं होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का पर उपलब्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। सूर्य द्वारा जल के वाष्पीकरण के दौरान जल में निहित लवण एवं अन्य अशुद्धियाँ छोड़ दी जाती है। हालांकि वास्तव में जल वर्षा का जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो वह अधिक प्रदूषित वायु और विषैली गैस के कारण वो है दोस्तों कम शुद्ध हो जाता है। मतलब क्या होता है? उसमें मिश्रण जो है इंक्लूड हो जाता है, इस वजह से वो शुद्ध नहीं रहता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? कोयला, भूमंडलीय भूतापीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? तो दोस्तों जिसमें भूमंडलीय तापमान नहीं बढ़ता है उसका राइट आंसर क्या है? भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा के दौरान क्या होता है? इसमें जो है दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से इसको जानते हैं? सेवन मोक या अल्फा सेंटोरी, बिग डीपर या स्मॉल बियर? तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है? बिग डीपर। तो दोस्तों पश्चिमी निवासी इससे बिग डीपर के नाम से जाना जाता है। किसे? सप्तऋषि तारामंडल को। ठीक है, बिग डीपर सप्तऋषि तारामंडल के 7 चमकीले तारों का एक तारापुंज है जो हिंदू नक्षत्र विज्ञान में इसे सप्त महान ऋषियों के संग्रह अर्थात सप्तऋषि मंडल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक तारे का नामकरण एक पौराणिक हिंदू ऋषि के नाम पर किया गया है। दोस्तों सप्तऋषि में जितने भी तारे हैं आपने देखा होगा इस तरीके का। ठीक है, तो ऐसा ही बनता है आपका सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, और तो इसमें जितने भी तारे हैं सबका अलग अलग नाम है जो कि सप्त ऋषियों में के दोस्तों ऋषियों के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोयले के किस रूप में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या लिग्नाइट? तो दोस्तों एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें सबसे ज़्यादा 85% जो है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट जो है दोस्तों इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीट एजेंट के रूप में, एक ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट के में बाध्यकरण एजेंट में जल की जो है अशुद्धियों को घोल देता है इस वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल के ऑक्सीडेटिंग में जो है दोस्तों इस एजेंट जो एजेंट होता है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे किस फार्मूला है दोस्तों, KMnO4 इसका क्या है फार्मूला है। अब इसको याद रख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों इसका उपयोग मछली पालन वाले जो कि कृषि भाई होते हैं उसमें दोस्तों ये पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि खाली स्थान के द्वारा मापी जाती है, जो है मैसीटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर, एक्सोनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इससे बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माइक्रोबिलियम वृद्धि की गणना करने के लिए कई विधियां हैं। ये जो विधियां हैं कोशिकाओं के विभिन्न पैरामीटर पर, जैसे शुष्क है, भार है, नम भार है, उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन है, उसी तरीके से कोशिका प्लेट घनत्व, अविरलता, ATP मापन, परिवर्तनशील गणना, ATPs एक्टिविटी और कोल्ट काउंट के प्रयोग में आधारित होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आसानी से पता लगाने के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिकनी या स्मूथ मांसपेशियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पैरों के मांसपेशियों में, भुजाओं के मांसपेशियों में, आमाशय में या हृदय में। तो इसका राइट आंसर क्या है, आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो आमाशय में क्या होता है दोस्तों, ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्थूल मसल या चिकनी मांसपेशियां। अब दोस्तों इसका ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसका तात्पर्य मानव शरीर की उस मांसपेशी से है जो अनैच्छिक मांसपेशियां समूह का एक भाग होता है। अनैच्छिक क्या होता है, जो हमारे इच्छा से ना होता वो हमें अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाता है। ठीक है, खोखले अंगों के भित्तीय वह प्रमुख स्थान होता है जहां चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है। इसके अन्य स्थानों में रक्त वाहिकाओं की भित्तियां, आमाशय की भित्तियां, आंत, महाधमनी, छोटे महाधमनी, धमनी कठिनाएं और शिराएं, मूत्राशय, गर्भाशय, पुरुष की अन्य महिला जो जनन तंत्र है, श्वसन तंत्र इत्यादि भी इसमें सब में शामिल है, जिसे क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल या चिकनी मांसपेशियां कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कल मैंने प्रश्न पूछा था, प्रश्न था चमगादड़ किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों ऑप्शन था मेमोलिया, यूथेरिया, प्रोटेस्थीरिया या कॉप्ट्राइपेट्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेमेलिया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से स्टूडेंट ने इसमें कमेंट करके सही आंसर दिया है, तो क्या उनको दोस्तों बहुत बहुत बधाई रही सही आंसर देने के लिए। आज का प्रश्न देख लेते हैं, आपके लिए है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीव का अध्ययन करती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। 4 ऑप्शन है, जो है पैलिनोलॉजी, फिलोगेनी, पुरा जो है वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों इसमें कमेंट करके ऑप्शन को ना लिखें, पूरे के पूरे जो शब्द है उसको कमेंट करके ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको कमेंट करके पूछ ही लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक कर लीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से दोस्तों एजुकेशन जिन लोग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।